दोस्तों नमस्कार। आज 10 सवालों से शुरुआत करते हैं। ये 10 सवाल सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन 10 सवालों के इर्द गिर्द ना सिर्फ आरएसएस बल्कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति भी इसी में समा जाती है। और इन 10 सवालों के इर्द गिर्द भविष्य में आरएसएस बचेगा तो कैसे बचेगा, बीजेपी की उपयोगिता बची रहेगी तो कैसे बची रहेगी, और राजनीतिक तौर पर इस देश में जब जितना बड़ा बदलाव बीते 10 बरस के दौर में इस देश ने देखा समझा है, उसमें एक ही नाम, शायद नरेंद्र मोदी का नाम, एक ऐसी राजनीतिक बिसात को इस देश में बिछा चुका है जिसके दाएं बाएं देखने की स्थिति में अब कोई नहीं है। लेकिन 10 बरस के बाद की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी शायद आरएसएस को और शायद बीजेपी के भविष्य की राजनीति के पांव को डिगा देती है, यानी उसकी अपनी राजनीतिक जमीन पर सीधा प्रहार करती है। और देश की राजनीति और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां राहुल गांधी की सोच के साथ अगर जुड़ रही है तो फिर आरएसएस क्या करे, बीजेपी क्या करे। और संयोग से पहली बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने लगा है जहां पर अब आरएसएस हो या बीजेपी के भीतर जो अपनी विचारों को और विचारों के जरिए लोगों को प्रभावित कर पाने की स्थिति में होते होंगे, वह इस सवाल के आगे बढ़ना चाहते हैं क्या वाकई राज्यों के जो चुनाव होने हैं और उसमें भी खास तौर से महाराष्ट्र का चुनाव, अगर वह बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, और क्या इतने बड़े निर्णय के लिए इस देश में वह शख्स जो बीते 10 बरस से इस देश की राजनीति का स्वाद सिर्फ अपने इर्द गिर्द समेटता चला गया, उससे हटकर कोई सोच भी सकता है। 3 दिन तक केरल के पाक्काड़ में बैठक चली और उस बैठक के भीतर की जो अनुगुंज है वो सरल शब्दों में कहें तो इतना कहा गया कि मोदी सरकार के साथ आरएसएस का जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यानी संघ मुक्त मोदी सरकार। लेकिन बीजेपी के साथ न सिर्फ जुड़ाव होना चाहिए बल्कि बीजेपी के केंद्र में आरएसएस होनी चाहिए, यानी आरएसएस के जुड़ाव के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ सकती है। यह अंतर्विरोध खुले तौर पर इस चर्चा में निकल कर आया, यानी सरकार को संघ डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन बीजेपी बिना आरएसएस के नहीं चलेगी, यानी बीजेपी का संगठन आरएसएस चलाएगा। और संगठन अगर दिल्ली की सत्ता के पास ना हो, यानी मोदी सरकार के पास ना हो, तो उसकी अपनी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों ने, और अब जो 4 राज्यों में चुनाव, 2 राज्य अभी और 2 राज्य उसके बाद, जो झारखंड और महाराष्ट्र उसके बाद नंबर उनका आएगा, लेकिन महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है और महाराष्ट्र की हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आरएसएस भी क्यों नहीं है, बीजेपी भी क्यों नहीं है, कॉरपोरेट भी क्यों नहीं है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी क्यों नहीं है। इस सवाल के अक्स तले शायद पहली बार उस महीन लकीर को आज पकड़ने की कोशिश आप भी कीजिए, जहां पर यह तय माना जा रहा है कि अगर 4 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल नहीं होते हैं तो आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं, वो अपना विकल्प खुद बताएं या आरएसएस उसमें समाहित हो जाए और आरएसएस द्वारा निर्धारित व्यक्ति ही इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन यह गद्दी छोड़ने की परिस्थितियों के पीछे की जो पूरी सोच है, पहले आज उसको भी समझ लीजिए। क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि चुनावी हार से आरएसएस का अपना अस्तित्व भी जुड़ गया, और चुनावी हार तो इससे पहले बीजेपी ने कई मौकों पर चखी है। लेकिन फिर ऐसे कौन से हालात हैं जहां पर बीजेपी के भीतर की आवाजें भी स्वयंसेवकों से यह कहने से चूक नहीं रही है कि देखिए भविष्य में बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि इस देश में राजनीतिक मिजाज पूरे तरीके से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द है। जो हाशिए पर पड़ा तबका है
उस तबके को मुख्य धारा में लाकर उनको अधिकार सौंपने का जिक्र है। इस देश के भीतर में जो सिस्टम अभी तक बनाया गया, उसको अगर नजरिए से समझे, वो ब्राह्मणवादी भी हो सकता है, वह पूंजीवादी भी हो सकता है, वो कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी के आधार पर चलता हुआ सिस्टम भी हो सकता है, वो वेस्टर्न तरीके से इस देश के सिस्टम को चलाने के तौर तरीके भी हो सकते हैं। और शायद उसी का हश्र है कि जिस कॉरपोरेट से प्रेम एक वक्त कांग्रेस को था, बीते 10 वर्षों में वह बदल गया। राहुल गांधी ने कॉरपोरेट को राजनीतिक निशाने पर लिया और खुद वह दलित आदिवासी पिछड़ों के बीच जाकर खड़े हो गए। और दूसरी तरफ जो इस देश की जनता के साथ जुड़ने के साथ एक अलग पार्टी बनाने की सोच जो बीजेपी की रही, उसके नायक नरेंद्र मोदी एक झटके में उस राजनीति में समा गए जिस राजनीति का मूल मंत्र कॉरपोरेट और पूंजी पर जाकर टिक गया। यहीं से इन 10 सवालों को शुरुआत में ले लीजिए, क्योंकि अब जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो संघ परिवार के भीतर की स्क्रिप्ट हो या बीजेपी को साथ लेकर चलने की स्क्रिप्ट हो, उस स्क्रिप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिट बैठते नहीं हैं। और देश के भीतर जितना मेस इस दौर में फैल चुका है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, क्योंकि गरीबी से लोग निकल गए, बावजूद इसके 5 किलो अनाज हमें बांटना है। इस दौर में गरीबी की रेखा पीछे छूट गई, बावजूद इसके बेनिफिशियरी के सीधे खाते में पैसा डालना है। इस दौर में हम विकसित होने की राह को पकड़ चुके हैं, लेकिन सब्सिडी हमें खाद तक पर देनी है, बीज तक पर देनी है, उसके अलावे कोई रास्ता बचता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी दे पाने की स्थिति में यह देश आ नहीं पा रहा है। दुगनी आय तो दूर, जितनी आय पहले हुआ करती थी अब वो और कम हो गई, क्योंकि लागत बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। और इस दौर में चाहे वह जाति और सांप्रदायिकता के बीच का वोट बैंक हो, चाहे इस देश में ग्रामीण या शहरी वोट बैंक हो, या फिर क्लास स्ट्रगल या वर्ग के आश्रय मिडिल क्लास की टैक्स में दबे होने की परिस्थितियां हों, शायद यह स्क्रिप्ट एक ऐसे तौर पर और ऐसे वक्त लिखी जा रही है जिसमें आने वाले वक्त में शायद बहुत कम मौके मिलेंगे कि यह बदलाव ना हो। क्योंकि 10 सवाल जिनका हम जिक्र आपसे शुरू में कर रहे थे, वो पहला सवाल तो यही है कि संघ की विचारधारा क्या संभव है कि इस देश में जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घुमड़ने लगे और वो अपने शाखाओं के प्रमुख भी जातीय आधार पर बनाने लग जाए। इस देश के भीतर जिस हिंदुत्व की सोच को वो लेकर चल रही थी, ऐसे में क्या यह संभव है कि संघ की पूरी सोच जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द इस देश को विकसित बनाने, देश को विकासशील बनाने, या उसके साथ इस देश की मुख्यधारा के साथ एक परिवार में सबको बदल देने, जो संघ परिवार की सोच रही है, उसमें जाति समीकरण आ जाए? संघ की विचारधारा पहला सवाल है। ऐसा क्या हो गया कि 10 बरस एक प्रचारक की सत्ता रही, लेकिन प्रचारक होकर भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 10 वर्षों में संघ का उत्थान नहीं हुआ? 2014 में सोचा गया था कि आरएसएस जब 100 बरस पूरे करेगी, जो 2025 में कर रही है, तब इस देश में 1 लाख शाखाएं होंगी। 2014 में शाखाओं की संख्या लगभग 60,000 थी। 40,000 की बढ़ोतरी 10 बरस में नहीं हो पाई। कागजों पर आरएसएस ने दिखलाया जरूर कि इस दौर में 73,400 शाखाएं हो गई हैं। इस दौर में बीजेपी के भीतर भी यह सोच थी कि एक पूरी पीढ़ी दूसरे नंबर पर तैयार हो जाएगी, लेकिन दूसरे नंबर की पीढ़ी तो दूर की बात है, जो पीढ़ी कहीं पर भी मौजूद थी, एक झटके में इस 10 बरस में उनको अलग थलग कर दिया गया। तो शायद जिस स्क्रिप्ट का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस प्लान का जिक्र कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिट नहीं क्यों बैठते हैं, यह आरएसएस और बीजेपी का सवाल है। तो पहला सवाल संघ की विचारधारा का क्या होगा। दूसरा सवाल, जो बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है और दोबारा से उसने लोगों को साथ जोड़ने की पहल शुरू कर दी है, एक मिस कॉल कीजिए और आप साथ में जुड़ जाइए। ये कैसे जुड़ जाइए? जिन्होंने 10 बरस पहले मिस कॉल किया था, अब भी वो मिस कॉल के आश्रय ही पड़े हुए हैं। तो यह तरीका जो है संगठन को विस्तार देने का, यह संगठन का विस्तार नहीं, टेक्नोलॉजी की उपयोगिता है।
और भविष्य में बीजेपी के पास वो कौन सा मिशन है या कौन सा विजन है जो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में टिके रहने की सोच से हटकर है, शायद बीजेपी में कोई नहीं जानता है। तो ये दूसरा सवाल है बीजेपी के संगठन का। तीसरा सवाल है, जिस हिंदुत्व के नारे के तहत संघ का प्रचार होते चला गया, प्रसार होते चला गया, वो 2014 के बाद आकर रुक गया, सिमट गया, सिकुड़ गया। ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है कि प्रचारक प्रधानमंत्री है और संघ सिकुड़ रहा है? अगर ध्यान दीजिए तो जिन मुद्दों के आश्रय संघ ने राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर पहल शुरू की, उन राजनीतिक मुद्दों को में सफल होने के बावजूद भी राजनीतिक तौर पर असफलता का दाग अब बीजेपी के दामन पर कश्मीर में भी क्या लगने वाला है? और ये क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी आगने वाले वक्त में ढहढहाकर गिरने वाले हैं? और ये तमाम सवाल बीजेपी शासित राज्यों में ही सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर आरएसएस ने जिन 3 मुद्दों और 3 एजेंडों के आश्रय राजनीति की शुरुआत की थी, वो धारा 370 हो, वो अयोध्या हो, वह कॉमन सिविल कोड, उन परिस्थिति को भी आप लागू नहीं कर पाए। लेकिन लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गई चीजें, बावजूद इसके राजनीतिक असफलता इस वक्त आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो हिंदुत्व का नारा कहां गया? चौथा सवाल स्वदेशी का मंत्र है। स्वदेशी का मंत्र लोगों की ऊर्जा और श्रम से जुड़ा था और इस देश के स्वावलंबन से जुड़ा था। यह परिस्थिति 2014 के बाद खामोश कर दी गई। स्वदेशी जागरण मंच में कौन है, क्या है, आप भी नहीं जानते होंगे। आखिरी नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी का आएगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ एक मुरलीधर राव हुआ करते थे। आज भी वो हैं, लेकिन अब वो बीजेपी का कामकाज देखते हैं। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन जगहों पर बैठकर राजनीति को साधते हैं। मुरलीधर राव दत्तोपंत ठेंगड़ी के बेहद करीब, यानी विचारधारा नहीं थी, व्यक्ति की महत्ता थी। व्यक्ति गायब हो गया तो उसके बाद वो पूरी कतार गायब हो गई। क्या यही परिस्थिति इस दौर में आकर हर जगह सिमट गई है, टिक गई है? क्योंकि इस दौर में पहली बार सरसंघ चालक तक पहुंच पाना, उनके सुरक्षा के दायरे को भेद पाना और उनसे फुसफुसाहट भरे सवालों को कर भी पाना आज की तारीख में किसी स्वयंसेवक के लिए कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल परिस्थिति है। लेकिन खैर छोड़िए, स्वदेशी का मंत्र गायब, क्योंकि इस दौर में चौथा सवाल के बाद जो पांचवा सवाल है वो पश्चिमी कंपनियों के साथ है, वेस्टर्न पूंजी के साथ है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के साथ है। इस देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी उस पूंजी का आगमन है और उसका आगमन तेजी के साथ हो जाए, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। उस वेस्टर्न देशों में ईसाई धर्म है,